हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। अभी तक हमने पॉइंटर्स पढ़े, स्ट्रक्चर्स पढ़े, यूनियन पढ़ा, तो बहुत सारे टॉपिक अभी तक हमने कवर किए। अब जो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, ये मैं कहूँगा कि अगर आपको आगे चलकर सी प्रोग्रामिंग के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर आपको समझ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमको जब पढ़ना पड़ेगा तो हम उसमें कहीं ना कहीं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अब ये होता क्या है, यहाँ से हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले दो तरीके के वर्ड्स हमारे सामने आते हैं मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट में। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जब भी हम किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन का काम करते हैं, याद रख समझना, जब भी अभी तक हमने जैसे लिखा था, कोई भी प्रोग्राम बनाते थे हम उसमें लिखते थे इंट एक्स। तो इंट एक्स लिखा है, इससे क्या होगा और इंट एक्स लिखने के बाद क्या होता है, ये हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं। हम सी प्रोग्राम के अंदर हम बता रहे हैं कि हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत है जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा जिसका नाम होगा एक्स। तो हम सी प्रोग्राम को ये बता रहे हैं कि आपके लिए मेरे लिए मेरे प्रोग्राम के अंदर एक एक्स नाम का एक वेरिएबल बना के तैयार करो जिसका टाइप होगा इंटीजर टाइप, क्योंकि मैं उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करूंगा। अब जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा वो इस x के लिए मेमोरी के अंदर, अब इससे क्या होगा, कंपाइलर एक x के लिए जो जगह होगा वो बना के हमारी मेमोरी के अंदर दे देगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने x का डिक्लेरेशन किया। तो x का जैसे ही हमने डिक्लेरेशन किया तो इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो होगी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के तहत। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के तहत का मतलब क्या है, अब बहुत से जगह पर अगर आप पढ़ेंगे तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब आता है कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाना, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत है। कंपाइल जब भी हम, जैसे अगर हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए और फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने पे क्या होगा, इस सी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा, ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन मेमोरी में जब तक उसे स्पेस नहीं मिलेगी जब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि मेमोरी के अंदर तो जब तक इसे स्पेस नहीं मिलेगा जब तक मैं इसे रन नहीं करूंगा। सिर्फ मैंने कंपाइल ही तो किया, कंपाइल होने से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी। एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे हम exe फाइल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो एक्सटेंशन होता है वो .exe कर बनता है। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है हमारी। एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब हम रन करते हैं तो रन करने पर ये जो फाइल होती है हमारी मेमोरी के अंदर आती है, और मेमोरी रैम के अंदर आने पर इसको मेमोरी मिलती है, और मेमोरी के बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, सीपीयू पे लोड किया जाता है, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो कंपाइल करने पर, ये वाली बात तो हमें समझनी है कि कंपाइल करने पर हमें कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। कंपाइल करने पे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है। ठीक, तो फिर मेमोरी कब एलोकेट होगी, कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को ये मालूम होता है, यदि हम डिक्लेरेशन के तहत अगर कोई मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो कंपाइल करते समय ही कंपाइलर को ये मालूम चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी। अब ये वाली बात समझ में आई होगी कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के तहत कंपाइल करते वक्त ये मालूम चल जाता है कि हमारे मेमोरी को, हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए क्या क्या मेमोरी, कितनी कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जो ऐसी मेमोरी एलोकेशन जो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाए कि आगे हमको कितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, जब हमें कंपाइल टाइम पे ना मालूम चले कि हमारे प्रोग्राम कितना मेमोरी लेगा,
कौन कौन सी मेमोरी हमें चाहिए होगी, कितनी मेमोरी चाहिए होगी, इससे हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब समझे आप, कि हम कंपाइल टाइम पे नहीं बताएंगे कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, हम रन करते वक्त ये डिसाइड किया जाएगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, रन होते समय डिसाइड होगा कि हमारे मेमोरी के अंदर कितनी, मतलब हमारे प्रोग्राम को कितनी मेमोरी मिलेगी। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ पे पहुँचता हूँ। अब देखिए, हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है, सॉरी, ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है वो है मेलॉक। आज हम इसी की बात करेंगे, मेलॉक की। ठीक है, तो मेलॉक, अब ये मेलॉक क्या है? मेलॉक की पूरी फुल फॉर्म जो है वो है मेमोरी, एम फॉर मेमोरी, और एलॉक माने एलोकेशन। तो ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका काम है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर मेमोरी को एलोकेट करने का। मेमोरी ये बना के देगा रन टाइम पर कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए। अब देखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट सपोज कि आपको 10 नंबर्स का सम करने का एक प्रोग्राम बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे? आप एक एरे बना लेंगे जिसके अंदर 10 नंबर इंसर्ट कर लेंगे। तो आपको पहले से मालूम है मुझे 10 नंबरों का ही सम करना है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको यही नहीं मालूम हो कि आपको कितने नंबर्स का सम करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? आप क्या करेंगे? एक मैक्सिमम लिमिट बना के चलेंगे एरे की, कि आप लेंगे 100 एरे की एक लिमिट पूरी ले ली, 100 एरे ले लिए इंटीजर टाइप, मतलब एक एरे ले लिया जिसमें 100 ब्लॉक्स हैं इंटीजर टाइप के, और फिर आप उसे सम करवाएंगे हर एक वैल्यू को। अब इससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान हुआ मेमोरी का। अगर व्यक्ति ने, किसी यूज़र ने सिर्फ 10 स्पेसेस का यूज़ किया, तो बाकी की जो 90 स्पेस हैं वो वेस्ट गई, उन मेमोरी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं कि जितनी की ज़रूरत है, जितनी मेमोरी की ज़रूरत है, हम उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेंगे और उतनी ही मेमोरी से हमारा काम हो जाएगा, और बाकी सारी मेमोरी जो हमको ज़रूरत नहीं है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो अब मेलॉक फंक्शन क्या होता है? मेलॉक फंक्शन ये मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। मेमोरी एलोकेशन का काम कैसे करेगा? मेलॉक फंक्शन जो रिटर्न करता है, जैसे ही मेलॉक फंक्शन रन होगा, तो रन होते समय क्या होगा? ये एक रैम में से कोई एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रिटर्न करेगा। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या कर देगा? ये मेलॉक फंक्शन रिटर्न कर देगा। मेलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन का जब एड्रेस रिटर्न करेगा, तो एड्रेस को कंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? पिछली वीडियो में हमने, कुछ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। किसी भी, अरे ये क्या हो रहा है पता नहीं, चलो एक बार लिख लेते हैं, p इक्वल्स टू मेलॉक। ठीक है, ठीक, तो पॉइंटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो भी एड्रेस क्या होगा? मेलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मेलॉक फंक्शन एक एड्रेस रिटर्न करेगा, उसे हम पॉइंटर में रख लेंगे। ठीक, अब मेलॉक फंक्शन कितना एड्रेस रिटर्न करेगा, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हम बताएंगे कि हमें कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। तो हमें लेट सपोज मुझे 4 बाइट मेमोरी की ज़रूरत है, 4 बाइट मेमोरी की ज़रूरत है, तो हम इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे मेलॉक फंक्शन के 4। लेट सपोज अगर मुझे 6 बाइट की मेमोरी की ज़रूरत है, तो मैं 6 पास कर दूंगा। 10 बाइट की ज़रूरत है तो मैं 10 पास कर दूंगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये यूज़र या प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेमोरी, कितने बाइट की मेमोरी चाहता है एलोकेशन के लिए। ठीक, और जो भी एड्रेस, जैसे लेट सपोज अगर 4 का चाहता है, तो 4 जो बाइट मेमोरी में से कोई भी स्पेस लेगा जिस पे 4 बाइट फ्री होंगी, उन 4 बाइट्स को लेकर उसका जो बेस एड्रेस होगा, उस बेस एड्रेस को ये पॉइंटर p को दे देगा, और पॉइंटर p के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। लेकिन अब बात समझिए, क्या पॉइंटर p, सबसे पहले क्या पॉइंटर p को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे? क्योंकि पॉइंटर का तो हमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो अगर मुझे फ्लोट लेना है या फिर इंटीजर टाइप का पॉइंटर चाहिए, तो वो मैं
डिक्लेयर कर दूंगा इंटीजर टाइप का पॉइंटर। तो मेरे को डिक्लेरेशन पॉइंटर का तो करना पड़ेगा, भले ही मैलॉक फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो इसके द्वारा मेमोरी मिलेगी क्या वो डिक्लेयर करके मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन पॉइंटर पी का जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। हाँ, तो पॉइंटर का जो पी है, पी टाइप का जो पॉइंटर है इसका तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, और जो मैलॉक फंक्शन है इसका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करके ये पॉइंटर पी के अंदर एड्रेस दे देगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं मैलॉक फंक्शन के रिटर्न टाइप की। देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम को, इस तरीके के किसी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करवा देंगे सी में, तो सी प्रोग्राम इसके अंदर एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर यही आप काम करेंगे तो ये एरर दिखा देगा। भाई क्यों दिखाएगा? उसके पीछे का कुछ कारण है। मैलॉक फंक्शन जो को ये नहीं पता कि मेरे को जो एड्रेस पास करना है या फिर जो मैंने मेमोरी एड्रेस दे रहा हूँ 4 बाइट का, इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी जाएगी, फ्लोट टाइप की वैल्यू रखी जाएगी, या कैरेक्टर टाइप की, या कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे स्ट्रक्चर टाइप का कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी इसीलिए मैं पास कर रहा हूँ। तो जो यूज़र है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैलॉक फंक्शन को ये सब नहीं मालूम। जब मैलॉक फंक्शन को ये नहीं मालूम तो वो क्या करेगा? तो वो जो भी मेमोरी, जो भी वैल्यू, मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू है, लोकेशन की जो एड्रेस है, जो रिटर्न करेगा वो बाय डिफॉल्ट वॉइड टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक, वॉइड टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा। लेकिन हमने पॉइंटर वाली क्लासेस में ये पढ़ा है कि हम जब इंटीजर p लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि जो p है, p के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर हम क्या चाहते हैं? उस एड्रेस के अंदर हम चाहते हैं कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रखें। उस एड्रेस के अंदर हम चाहते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रखें। तो इंटीजर कितनी बाइट मेमोरी लेता है? 4 बाइट मेमोरी लेता है। डॉस की बात करें तो वो 2 बाइट मेमोरी लेता है। ठीक है, तो अभी हम 4 बाइट मेमोरी लेके चल रहे हैं। तो इंटीजर क्या करेगा? ये पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर इंटीजर टाइप का, तो ये इंटीजर का रखेगा मेमोरी जो एड्रेस है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू इस एड्रेस पे रखना चाहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिटली अलग से मुझे इस मैलॉक फंक्शन के अंदर मैं इस तरीके से इसको बताऊंगा कि देख भाई, जो तुम वॉइड टाइप का रिटर्न कर रहे हो एड्रेस, उसे कन्वर्ट करो इंटीजर टाइप में। ठीक है, और फिर मेरे को इस पॉइंटर के अंदर दे दो। ये वाली बात समझिए कि वॉइड टाइप का मेमोरी एड्रेस ये रिटर्न कर रहा है, उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर टाइप में और इस पॉइंटर को दे रहा हूं। तो ये था अपना करेक्ट मेथड। अगर आप बिना इंटीजर टाइप के इसको लेके चलाएंगे तो चल जाएगा, नो डाउट। ये एक्सेप्शन, मतलब कोई एरर वगैरह नहीं देगा अपना कंपाइलर, इसको इजीली रन करा देगा। लेकिन टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली ये बहुत गलत है कि टेक्निकली ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, अभी हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर आज की वीडियो में अभी हम इतना ही रख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ और फंक्शन है, जैसे कि कैलॉक है। ठीक है, कैलॉक के बाद हमारे पास आ जाता है एक और फंक्शन है, रीएलॉक है। रीएलॉक, ठीक है, तो रीएलॉक भी फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? और एक और है फ्री है। ठीक है, तो ये एक फ्री फंक्शन भी है। तो इनकी जो बात है वो अगली वीडियो में कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।